ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहा था। जब हिंदुस्तान के हर कोने से आज़ादी के नारे लग रहे थे, देश इंकलाब जिंदाबाद बोल रहा था, तभी दूर पहाड़ों में एक मामूली सा इंसान अपनी पहाड़ी भाषा और पहाड़ी लहजे में क्रांति की धुन जमा रहा था। वो गांव-गांव घूमकर अपने लिखे लोकगीतों, कविताओं और कहानियों से अलख जगा रहा था। वो एक एक इंसान तक पहुंचकर उसे इस आज़ादी के आंदोलन से जोड़ रहा था। इस महान क्रांतिकारी ने पहली बार पहाड़ी बोली को लिखा, उसे गा गा कर लोगों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन से जोड़ा। इस महान क्रांतिकारी का नाम है बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा महान क्रांतिकारी साहित्यकार थे। बाबा कांशीराम जी का जन्म हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के डाडासीबा कस्बे में गुरनवाड नाम के गांव में 11 जुलाई 1882 को हुआ था। बाबा कांशीराम जी का जन्म इसी घर में हुआ था। उनके पिता का नाम लखनऊ राम और माता का नाम रेवती देवी था। लखनऊ राम इस क्षेत्र के माने हुए साहूकार थे। बाबा कांशीराम जी की शादी 7 साल की उम्र में हो गई थी। उस समय उनकी पत्नी सरस्वती की उम्र मात्र 5 साल थी। बाबा कांशीराम जी 11 साल के थे जब सन 1893 में उनके पिता का तथा 1 वर्ष बाद ही उनकी माता का भी देहांत हो गया। परिवार की पूरी जिम्मेदारी सर पर होने के कारण बाबा जी को काम की तलाश में लाहौर जाना पड़ा। उस समय आज़ादी का आंदोलन तेज हो चुका था और बाबा जी के दिल दिमाग में आज़ादी के नारे रह रहकर गूंजने लगे थे। उसी दौरान लाहौर में उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह और मौलवी बरकतुल्लाह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। संगीत और साहित्य के शौकीन बाबा कांशीराम जी लाहौर की पापड़ मंडी में सूफी संत शहनशाह जी महाराज के संगीत से प्रभावित हुए और उनके अंदर एक गायक प्रोत्साहित हुआ। बाबा कांशीराम जी बहुत पहले ये बात भांप गए थे, संगीत के जरिए अनपढ़ से अनपढ़ इंसान तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने लाहौर के धोबी घाट मंडी में रहते हुए गाना सीखा और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गाना शुरू किया। बाबा कांशीराम पहाड़ी भाषा में लिखते और गाते थे। वो कभी ढोलक तो कभी मंजीरा लेकर गांव-गांव जाते और अपनी देशभक्ति के गाने और कविताएं गाते थे। 4 अप्रैल सन 1905 को कांगड़ा घाटी में 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसमें करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 50,000 से ज़्यादा पालतू मवेशी मारे गए। उस समय लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक टीम लाहौर से कांगड़ा पहुंची, जिसमें बाबा कांशीराम भी शामिल थे। बाबा कांशीराम ने गांव-गांव जाकर भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद की। यहाँ से उनकी नज़दीकियाँ लाला लाजपत राय जी से बढ़ी और वो आज़ादी की लड़ाई में और सक्रिय हो गए। मगर 1911 में वो जब दिल्ली दरबार के उस आयोजन को देखने पहुंचे जहां किंग जॉर्ज पंचम को भारत का राजा घोषित किया गया था, उस समय बाबा कांशीराम ने ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी लेखनी को और धारदार बना लिया। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बाबा कांशीराम उस वक्त अमृतसर में ही थे। यहाँ ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कसम खाने वाले बाबा कांशीराम को 5 मई 1920 को लाला लाजपत राय जी के साथ 2 साल के लिए धर्मशाला जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उन्होंने पहाड़ी भाषा में कई कविताएं और कहानियां लिखीं। सजा खत्म होते ही कांगड़ा में अपने गांव पहुंचे और यहाँ से उन्होंने घूम घूम कर अपनी देशभक्ति की कविताओं से लोगों में जागृति लानी शुरू कर दी। उनकी प्रसिद्ध कविता अंग्रेज सरकार दा टेघा पर दिहाड़ा, अर्थात अंग्रेज सरकार का सूर्यास्त होने वाला है। इसके लिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर गुरदासपुर जेल में डाल दिया, मगर राजद्रोह का मामला जब साबित नहीं हुआ तो उन्हें रिहा कर दिया गया। अपनी क्रांतिकारी कविताओं के चलते बाबा कांशीराम 1930 से 1942 के बीच 11 बार जेल गए और अपने जीवन के 9 साल सलाखों के पीछे काटे। जेल के दौरान उन्होंने लिखना जारी रखा। उन्होंने एक उपन्यास, 508 कविताएं और 8 कहानियां लिखी। जेल के दिनों में लिखी हर रचना उस वक्त लोगों में जोश भरने वाली थी। समाज नहीं रोया, निक्के निक्के माणुआ जो दुख बड़ा भारी, उजड़ी कांगड़े देश जाना और कांशीरा स्नेहा जैसी कविताएं मानवीय संवेदनाओं और संदेशों से भरी थीं। बाबा कांशीराम कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स से भी जुड़े हुए थे।
बाबा कांशीराम का स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव इतना गहरा हो चुका था कि 1931 में जब उन्हें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा की खबर मिली तो उन्होंने प्रण लिया कि वो ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी लड़ाई को और धार देंगे। साथ ही ये कसम भी खाई कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वो काले कपड़े ही पहनेंगे। इसके लिए उन्हें स्यापोस्ट जनरल भी कहा गया। बाबा कांशीराम ने ये अपनी कसम मरते दम तक नहीं तोड़ी। अपने लक्ष्य की साधना में अनेक कष्ट और यातनाएं सहते आज़ादी की सुबह देखने से पूर्व ही बाबा कांशीराम जी चिर निद्रा में लीन हो गए। 15 अक्टूबर 1943 को अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी बाबा कांशीराम जी के बदन पर काले कपड़े थे और उनकी इच्छानुसार उन्हें अंतिम वस्त्र भी काले रंग का ही दिया गया था। बाबा कांशीराम जी एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पहाड़ी राइटर हुए हैं। बाबा जी का जन्म 11 जुलाई 1882 को गुनवाड़ गांव में हुआ, जो कि डाडा सिबा के नियर है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। बाबा जी एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, एक पहाड़ी भाषा के कवि थे। बाबा कांशीराम जी ने अपने जीवन काल में कम से कम 500 कविताएं, 9 कहानियां लिखी, जो कि भाषा संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के पास सुरक्षित है। बाबा जी एक सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके साथ बाबा जी सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के साथ भी उन्होंने जेलें काटी। धर्मशाला जेल, गुरदासपुर जेल, मुल्तान जेल, फिरोजपुर जेल, इन जेलों में उन्होंने अपना काफ़ी समय बताया हुआ है। बाबा जी की सुरीली आवाज़ को सुनकर, क्योंकि उनको लिखने का भी शौक़ था, वो पहाड़ी गीत भी लिखते थे और अपनी सुरीली आवाज़ में गाते भी थे। तो एक बार जलंधर में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी एक प्रोग्राम में आई हुई थी और वहाँ पे बाबा जी की आवाज़ को सुनकर उन्होंने, जो कि खुद सरोजिनी नायडू जी खुद बुलबुले हिंद थी, तो उन्होंने बाबा जी को बुलबुले पहाड़ की उपाधि से सम्मानित किया। बाबा जी के बारे में एक किस्सा ये भी है कि जब भी वो इधर आते थे तो अपने बोली में, अपने कल्चर में लोगों के घर में आना जाना, उनके दुख सुख में साथ बटाना, हाथ बटाना, और वहीं उनका जनता से प्यार था। और इसी प्यार की वजह से जब भी कोई अंग्रेज सरकार का आदमी डाडा सिबा के प्रांगण में या डाडा सिबा के हर में क्या आता था तो बाबा जी के बारे में पूछता था, कोई भी उनकी बारे में बताने से साफ इनकार कर देते थे कि हमने ना तो देखे हैं ना वो आए हैं। बाबा जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने पहाड़ी गांधी बोल के एक सभा में पहाड़ी गांधी का खिताब देके संबोधित किया था। उनके जोशीले भाषण को सुनकर हुशियारपुर करजीवाला के निकट ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। भारत की सरकार ने उनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया, स्मारक डाक टिकट। उसका विमोचन करने के लिए उसमें की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे ज्वाला जी के नज़दीक सपड़ी में आए थे और वहाँ उनके साथ उसमें के संचार मंत्री BN गाडगिल, उसमें के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य नेतागण भी मौजूद थे। बाबा जी के नाम पर डाडा सिबा में कोई ऐसी यादगार तो नहीं बनी है, लेकिन एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हाल ही में खुला एक डिग्री कॉलेज बाबा जी के नाम पे सरकार ने बनाया हुआ है। बाबा जी के जन्मदिन पर हर साल 11 जुलाई को हिमाचल कला संस्कृति विभाग द्वारा उनका
जन्मदिन मनाया जाता है। और उस संबंध में उस समय मंत्री महोदय या विशेष अधिकारीगण वहाँ पे पधारते हैं। बात उन दिनों की है जब कभी बाबा कांशीराम जी ने अपनी इस कुर्सी पर बैठकर आराम किया होगा। ये बाबा जी का पलंग है जिस पर कभी उन्होंने करवट बदली होगी। ये बाबा जी का रसोई घर है जहाँ कभी माता सरस्वती जी ने बाबा जी के लिए खाना बनाया होगा। ऐसी ही न जाने कितनी यादें बाबा जी से जुड़ी हुई हैं जिनको शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त बाबा कांशीराम के पौत्र श्री विनोद शर्मा जी ने आज तक संभाल कर रखा है। समस्त हिमाचल तथा देशवासियों के लिए ये खुशी की बात है कि देश की आज़ादी के 87 साल बाद देर से ही सही पर श्री विनोद शर्मा जी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप दिसंबर 2020 को तत्कालीन सरकार के अंतर्गत आने वाले भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा ये प्रस्ताव मान लिया गया है कि बाबा कांशीराम के पैतृक घर को जिस शैली में बना हुआ है उसी शैली में संरक्षित किया जाएगा। बाबा कांशीराम से जुड़ी हर चीज को संरक्षित किया जाएगा तथा व्यवस्थित ढंग से संग्रहालय की भांति प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें जेलों से लिखे कुछ दुर्लभ पत्र, तस्वीरें, संस्मरण, कविताएं और कुछ निजी इस्तेमाल की चीजें हैं। बाबा कांशीराम जी के इस पैतृक घर का पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा जल्दी ही इसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा बाबा जी के घर का अधिग्रहण करने के बाद स्मारक घोषित करवाने के लिए जहां बाबा जी के परिवार के सदस्य प्रयत्न कर रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र फोकस हिमाचल के साहित्यकार श्री विनोद भावुक जी तथा कवि वीरेंद्र वीर जी का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। बाबा कांशीराम की विरासत को बचाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि महात्मा गांधी या भगत सिंह तभी राष्ट्रीय नायक बन पाए जब उन्हें जमीनी स्तर पर कांशीराम जैसे आजादी के दीवाने मिले। साल 2018 में हम पहली बार श्री विनोद शर्मा जी से बाबा जी के पैतृक निवास स्थान पर मिले थे। तब वो बाबा जी को उनकी पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत थे। प्रस्तुत है उनके प्रयासों की एक झलक।